ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार है। विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। भाजपा विधायक दल ने कहा है कि बीजेपी सरकार गहरी नींद में सो रही है। इस लंबे सत्र में पार्टी सभी मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगेगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार अपने पैतृक गांव पहुंच रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद रेल प्रशासन बादाम पहाड़ सेक्शन को विकसित कर रही है। वर्तमान में बादाम पहाड़ के लिए टाटानगर से केवल एक ही ट्रेन का परिचालन होता है। राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल रहेंगे। राउरकेला के वर्मा आई अस्पताल की दूसरी मंजिल से एक मरीज ने कूदकर जान दे दी। लाठीकटा के मोनको गांव का निवासी 40 वर्षीय मंगरू तिग्गा 17 नवंबर यानी शुक्रवार से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने को लेकर अस्पताल में भर्ती था। रविवार की शाम 7 बजे रात के खाने के वक्त मंगरू अचानक दूसरी मंजिल से कूद गया। इस समय परिजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चक्रधरपुर मंडल से बादाम पहाड़ स्टेशन से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगी। मौके पर कई गणमान्यों के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ रेल मंत्रालय अमृत भारत बादाम पहाड़ स्टेशन का आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें 12 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च आएगा। स्थानीय लोगों को इससे काफी अधिक सहूलियत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बादाम पहाड़ स्टेशन से 3 नए ट्रेनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किया मयूरभंज अंचल के विकास का उनका सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार व्यक्त किया। नई ट्रेनों के परिचालन से न सिर्फ मयूरभंज अंचल झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ेगा बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी खुलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं ओडिशा की माटी में ही पली बढ़ी हूँ। आज भले ही ऊंचे पद पर हूँ लेकिन मैं इस माटी को कभी नहीं भूल सकती। राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 राजस्थान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर अमित शाह ने जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं को धोखा दिया है। अगर राजस्थान में हमारी डबल इंजन सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे डालेंगे। डीएमके ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना में पार्टी के सभी विंग और कैडरों को आईएनडीआईए ब्लॉक की ओर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर सभी डीएमके विंग और कैडरों को एक चुनाव कार्य समिति बनाने और कांग्रेस उम्मीदवारों को बड़ी जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है। जेपी नड्डा मंगलवार को राजस्थान के सीकर में आयोजित विजय संकल्प सभा में शामिल हुए और यहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने 9 लाख घर बनाने से रोक दिया। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। पायलट ने कहा, यह वास्तव में एक अच्छा घोषणा पत्र है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। लोगों को कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा है। लोगों के बीच बीजेपी की घोषणाओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। राज्य में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कि हमें बहुमत मिलेगा और हम वह करेंगे जो हम पिछले 30 साल में नहीं कर पाए हैं। आज पीएम मोदी कोटा में विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही भ्रष्टाचार, विलुप्तीकरण, महंगाई और भाई भतीजावाद से छुटकारा दिला सकती है। मालूम हो कि राजस्थान में 25 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और मतगणना 3 दिसंबर को अन्य चुनावी राज्यों के साथ की जाएगी। राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12 के अंता विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला।
पीएम ने कहा कि जब तक देश के 3 दुश्मन भ्रष्टाचार, वंशवाद और विलुप्तीकरण हमारे बीच हैं, तब तक इस संकल्प का पूरा होना मुश्किल है। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने चिरंजीवी सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली एक एफआईआर की छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के खिलाफ दायर एनआईए की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। गुजरात के मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के नेतृत्व में बेंगलुरु में वाइब्रेंट गुजरात के 10वें आयोजन के प्रमोशन के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस दौरान गुजरात के औद्योगिक मंत्री बलवंत सिंह ने कहा कि गुजरात लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में मंगलवार 21 नवंबर सुबह तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। एयर इंडिया ने बताया कि बोइंग 777 विमान को एहतियाती जांच के लिए वापस मुंबई हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। विमान में कितने यात्री थे, अभी तक इसकी संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार सुबह विदेश मंत्रियों के फ्रेमवर्क डायलॉग के लिए दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज सुबह हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमारे विदेश मंत्रियों की फ्रेमवर्क वार्ता हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। डीप फेक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों को एआई और डीप फेक के माध्यम से उत्पन्न होने वाली गलत सूचनाओं से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इससे निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया कानून लाया जाएगा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 275 अंक बढ़कर 65,930 पर और निफ्टी 89 अंक बढ़कर 19,783 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 104 अंक ऊपर 43,689 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप शेयर 45 अंक बढ़कर 33,407 पर बंद हुए, जबकि बीएसई स्मॉल कैप शेयर 78 अंक बढ़कर 39,829 पर बंद हुए। आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। राष्ट्रपति जो बाइडेन की 81वीं जन्मतिथि पर सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी कर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फिट होने का दावा किया है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने की दौड़ में अन्य दावेदारों से काफी आगे हैं। 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी जताई है। बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हेयर फॉल की समस्या बढ़ती जा रही है। अक्सर लोग बालों को मजबूत बनाने के लिए कई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो आप कुछ घरेलू उपचार भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके बालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट को ऐसे कई कप्तान मिले जिन्होंने अपनी शानदार कैप्टेंसी के दम पर टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसमें कपिल देव, एमएस धोनी जैसे कप्तान का नाम शामिल हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे कप्तान भी रहे हैं जिन्होंने कप्तानी में कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह भारत को विश्व कप का खिताब नहीं सके। आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए अंडर-19 विश्व कप का आयोजन श्रीलंका की जगह अब साउथ अफ्रीका में करने का फैसला लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह कदम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करने के बाद उठाया है। बता दें कि सरकार के हस्तक्षेप के चलते आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। एबी डिविलियर्स ने वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट टीम चुनी है।
डिविलियर्स ने ओपनर के तौर पर अपनी टीम में फाइनल मैच में शतकीय पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा को चुना है। हिटमैन के लिए वर्ल्ड कप बल्ले से बेहद यादगार रहा और उन्होंने 11 मैचों में 597 रन कूटे। मिस्टर 360 ने तीसरे नंबर पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे विराट कोहली को जगह दी है। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में बदलाव का दौर जारी है। इस बीच पीसीबी ने एक बयान जारी करते हुए लिखा कि 2009-20 वर्ल्ड कप और 2012 एशिया कप विजेता टीम के सदस्य और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर गुल और सईद अजमल को क्रमशः तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। शाहरुख खान के लिए साल 2023 की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। पठान के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया था। पठान जवान की सफलता के बाद किंग खान जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के साथ स्क्रीन पर लौट रहे हैं। अब हाल ही में आई खबरों के मुताबिक शाहरुख खान बेटे आर्यन के बाद जल्द ही बेटी सुहाना के साथ इस फिल्म में दिखाई देंगे। बिग बॉस में हुए मिड वीक एविक्शन का शिकार नाविद सोले को होने पड़ा। 5 हफ्तों के सफर के बाद हाल ही में शो से उन्हें बाहर कर दिया। अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने घर के अंदर के राज उजागर किए हैं। इनमें कई कंटेस्टेंट्स को लेकर नाविद ने बात की। इस साल की मिस यूनिवर्स में 84 देशों की मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। इन सबको हराकर शेनिस पलासियोस ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ मॉडल एरिका रॉबिन की भी खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने स्टेज पर बुर्किनी पहनकर रैंप किया। आइए जानते हैं ये मॉडल कौन है और कहां रहती हैं। छोटे पर्दे पर कई ऐसे शोज हैं जिन्होंने टेलीकास्ट का रिकॉर्ड बनाया है। ये शोज सालों से चले आ रहे हैं। इनमें दूरदर्शन के चित्रहार और रंगोली शोज शामिल हैं। वहीं अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति भी टीवी के सबसे लंबे चलने वाले शोज में शामिल हैं, जिसका 14वां सीजन इस वक्त प्रसारित किया जा रहा है।